नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। श्रुति शुक्ला जी जो एक शिक्षिका हैं बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूल में, आज उनका चयन डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड कमांडेंट के पद पर हो चुका है। हमारे डिकोड एग्ज़ाम से जुड़कर उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी हमारे साथ की थी। उनका मॉक इंटरव्यू उस दौरान रिकॉर्ड किया गया था और वो मॉक इंटरव्यू आप देखेंगे तो आप देखेंगे कितनी डायनेमिक पर्सनालिटी है, कितने अच्छे जो है जवाब दिए उन्होंने, कितनी अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल किया और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं जो है श्रुति शुक्ला जी का इंटरव्यू। तो आपको इंटरव्यू के लिए चयनित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप थोड़ा सा अपना परिचय बताएं इस तरह से कि हम लोग थोड़ा सा आपके बारे में जान पाएँ। नाम बिना बताए आप जो है अपना बैकग्राउंड, किस ज़िले से बिलोंग करती हैं, ठीक है, एकेडमिक्स आपका कैसा रहा है, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की है, ठीक है, और हॉबीज़ आपकी क्या क्या हैं, ठीक है, बताएं। सर इस टाइम मेरी पोस्टिंग एज अ प्राइमरी टीचर बलरामपुर में पाटेश्वरी नगर स्कूल में है और मेरी एजुकेशन बीएससी किया है मैंने किसान डिग्री कॉलेज बहराइच से और एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया है वहीं के किसान डिग्री कॉलेज बहराइच से। मेरी शादी 2008 में हुई थी 2008 में और मेरी बेटी है 13 साल की और बेटा है 8 साल का। अच्छा। और बस आपकी हॉबीज क्या मेरी है? निटिंग है, बुनाई और मेहंदी लगाना है सर। अच्छा। मुझे जॉब करते हुए 10 साल हो जाएंगे जुलाई में। अच्छा अच्छा। आप तो जो है मतलब ऐसी जगह पोस्टिंग होती है टीचरों की गवर्नमेंट जॉब में बेसिक में कि उनको तो गांव की समस्याएं बहुत अच्छे से पता होती हैं, गांव में क्या है, ठीक है। तो आप एक शिक्षिका के रूप में 5 कौन सी बड़ी अपने गांव में जहां पर आप पोस्टेड हैं चीज़ें देखती हैं कि ये समस्याएं ख़त्म की जाना बहुत ज़रूरी, तभी इस क्षेत्र का विकास हो सकता है, तभी यहाँ का विकास हो सकता है। जी सर। तो सर एजुकेशनली बताना है या ओवरऑल बताना? जो ओवरऑल जो भी आप देखती हैं। तो सर सबसे बड़ी जो हम देख रहे हैं, क्योंकि मेरा तो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है तुलसीपुर के पास, तो वहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पॉवर्टी, गरीबी सबसे ज़्यादा है, दिक्कत कर रही है। और दूसरी है फीमेल जो चाइल्ड मैरिजेस हैं। हालांकि डेटा काफ़ी कम हुआ है पहले से, लेकिन मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में भी कम हुआ है पहले से, लेकिन है। अच्छा। अभी भी है। और बच्चों का ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो 5th पास कर लेते हैं हम लोग आजकल, क्योंकि हम लोग को ये कहा गया है कि नहीं आप लोग को एडमिशन कराना है, और मोटिवेट करके भी उनको 8 तक तो पढ़ा ले जा रहे हैं। 8 के बाद वो ड्रॉप आउट होके माइग्रेट कर जाते हैं कमाने, जो उनका वो है कि अब कमाना ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा सर उनकी स्कूल में भी बहुत दिक्कत होती है। गन्ना कटने का सीज़न हुआ तो एब्सेंस, कोई खेती का टाइम आ गया, कोई और आ गया, धान कटना है, गेहूँ बोना है, तो बच्चे चाह के भी नहीं आ सकते क्योंकि उनको अपनी लायबिलिटीज़ अलग होती हैं उनकी। और सर डोमेस्टिक वायलेंस भी है। अच्छा। ये भी काफ़ी दिखता है। और सर मल्टीपल चाइल्ड बर्थ्स भी हैं। अच्छा। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम कर रही है आजकल जो है। क्या जो आप यहाँ देखती हैं कि यहाँ प्रदेश मुख्यालय से योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, जी सर, वो आपको रूट लेवल पर दिखाई देता है? जहाँ पर आप पढ़ाती हैं बच्चों को, उस गांव में उसका क्रियान्वयन आपको दिखता है और किस प्रकार है वो, क्या स्थिति है उसकी? सर दिखता है, काफ़ी दिखता है, 100% तो नहीं लेकिन हाँ दिखता है। जैसे मिशन शक्ति के अंडर हम लोग को भी जितनी फीमेल चाइल्ड्स हैं उनको ट्रेन करना था डिफेंस के लिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है और सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी आई है कि ये हम लोग को रेगुलर इंटरवल्स पे हम ही लोगों को वर्कशॉप्स करानी होती हैं, गार्जियंस को बुला के, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में भी, और भी कई सारे डिपार्टमेंट से हैं, NGOs हैं, उनके थ्रू भी उनको बताया जाता है कि आपके अधिकार हैं, ये आपके आप यहाँ कंप्लेन कर सकती हैं जब भी कोई प्रॉब्लम हो। तो सर है, इफेक्टिविटी तो है, 100% नहीं बट है। ये निपुण लक्ष्य क्या होते हैं और आपके स्कूल में क्या स्थिति है उसकी जहाँ पढ़ाती हैं? सर निपुण लक्ष्य बच्चों की जो लर्निंग और जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं उनकी, उनसे रिलेटेड हैं। तो एक गाइडलाइंस आई थी, हर क्लास के लिए अलग अलग है। और सर मेरा स्कूल जो है वो इस मार्च में निपुण हो जाएगा। अच्छा, अभी निपुण नहीं हुआ है? नहीं सर, उसकी गाइडलाइंस आई थी मेरे निपुण को जिस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, ये साइंटिफिकली आपको लगता है कि मतलब ठीक प्रोसीजर है? हाँ सर,
हाँ सर। अच्छा। क्योंकि पहले बहुत दिक्कत होती थी, पहले हम लोगों को सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे कहा जाता था कि सिलेबस कंप्लीट करना है। उसमें कई बार बच्चों का जो ठीक है उनका तो हो गया, वो तो पास सबको ही करना है, फेल हम कर नहीं सकते। तो उसमें बहुत दिक्कत होती थी कि बच्चे पास आउट होके निकल जाते थे लेकिन उनकी बेसिक्स ही नहीं क्लियर होते थे। वो कई बार रीडिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, या जो सिंपल गुणा भाग जोड़ घटाव जिसको कहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। बट क्योंकि निपुण लक्ष्य आए हैं तो उसके अंडर रेमेडियल टीचिंग का भी है प्रोसेस पूरा। अच्छा। तो उससे काफ़ी इफेक्टिव हो गया है, जो बच्चे पीछे छूट जाते थे वो भी अब आ गए हैं। बलरामपुर जिला जो है इसका ओडीओपी उत्पाद कौन सा चिन्हित है? सब पल्सेस हैं, दाल। अच्छा, कौन सी दाल वहाँ की ज़्यादा, मतलब? अरहर से। अरहर की दाल। अच्छा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जी सर। अभी बजट आया है उत्तर प्रदेश का, इसमें रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का प्रावधान है, उसके लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा रहा है। ठीक, बजट में उसके लिए सिक्योर किया गया है। तो ये योजना जो है बच्चियों के मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए किस तरह से जो है उपयोगी आप देखती हैं इसको जो है? सर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो इससे यही हो जाएगा कि बच्चों को कन्वेंस का आराम हो जाएगा, क्योंकि जब पब्लिक कन्वेंस पे वो डिपेंडेंस नहीं होंगे तो सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। हालांकि ड्राइविंग स्किल्स वगैरह उनके देखने पड़ेंगे, लाइसेंस वगैरह देखना चाहिए मेरे हिसाब से। बट फिर भी एटलीस्ट ये कन्वेंस का इशू नहीं रहेगा कि हम दूर के कॉलेजेस नहीं जा सकते हैं, या जो उनके मनचाहे सब्जेक्ट्स हैं कई बार उन लोगों को नहीं मिलते हैं इसलिए क्योंकि आसपास के स्कूल्स में या कॉलेजेस में उनको लेना पड़ता है। तो सर इस तरीके से वो अपने मन के सब्जेक्ट्स चूज़ करके और आगे हायर एजुकेशन के लिए परस्यू कर सकेंगी। उज्ज्वला योजना के लागू करने से गांव में आप क्या परिवर्तन देख पाती हैं कि उज्ज्वला योजना की वजह से महिलाओं को क्या सुविधाएं मिल पाई हैं? सर सबसे बड़ा तो प्लस पॉइंट यही हुआ है कि वो जो पोल्यूशन की वजह से और धुएं की वजह से जो उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था वो ख़त्म हो चुका है। और क्योंकि उज्ज्वला योजना की इम्प्लीमेंटेशन में हमने खुद देखा है कि बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है और लगभग सभी घरों में आजकल गैस सिलेंडर्स हैं, चूल्हे का बहुत ही कम हो गया है, मिनिमल हो गया है। तो एक तो ये हेल्थ का हो गया और दूसरा सर पहले आग बहुत लगती थी गाँव में, चूल्हे की वजह से कई बार चिंगारी छूट जाती थी, वो काफ़ी कम हो गया है पहले से। बलरामपुर जो ज़िला है इसके सबसे नियर कौन सा एक्सप्रेस वे पड़ता है जिससे वो कनेक्ट होता है? सर मेरे जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है लखनऊ एक्सप्रेस वे ही होगा, लखनऊ आगरा। चलिए, पूर्वांचल अभी शायद नहीं है। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उत्तर प्रदेश का, उसमें उत्तर प्रदेश की जो है भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान की क्या स्थिति बताई गई है? सर 9.1%। पोजीशन के टर्म्स में क्या है? सेकंड टर्म है। फर्स्ट कौन है? महाराष्ट्र। अच्छा, आपने ईवीएम पे वोट किया है कभी जो है? जी सर। आपने इलेक्शंस भी कराए होंगे? जी सर। बहुत क्लोजली देखा है इलेक्शन का प्रोसीजर। आपको लगता है कि ईवीएम को जो है हैक किया जा सकता है, उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है? ऐसी क्या फुल प्रूफ बातें हैं जो आपको लगता है कि उसमें कोई छेड़छाड़? सबसे बड़ा तो यही है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, वेरी गुड। तो उसमें हैकिंग का कोई चांस नहीं है। और सर उसमें वीवीपैट के थ्रू आप जिस पे वोट डाल रहे हैं वो आप स्लिप दिख जाती है आपको, तो आपको एक तरह से कॉन्फर्मेशन भी हो जाता है कि जहां हमने भेजा है वोट वहीं मिल रहा है। और फिर उसके बाद उन जो स्लिप्स होती हैं उनकी काउंटिंग भी होती है एंड में। तो सर चांसेस नहीं है हैकिंग के। अच्छा, आप जो है एज ए इलेक्शन ऑफिसर जो है आपने ये सब चीज़ें बहुत करीब से देखी, तो आपको ऐसा क्यों लगता है, जैसे विपक्ष जो है लगातार आरोप लगाता रहता है कि ईवीएम को हैक किया जाता है या ईवीएम का मिसयूज़ हो रहा है इंडिया में, इसके पीछे क्या जो है आप देखती हैं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है या केवल जो है ये कोई चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं? सर ईवीएम्स हैक नहीं हो सकती हैं, इसमें जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो तो हमने देखा ही है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी कई बार कहा है कि अगर ऐसा कहीं आपको दिखता है तो आप लाके हमको प्रूफ दीजिए। वो अभी तक से हो नहीं पाया है कहीं से। तो सर हमको नहीं लगता कि ईवीएम्स के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी हो रही है किसी तरीके की। आप जो है जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो भी आपका गांव है वहाँ पर, तो मुख्यमंत्री सुमंगला योजना का वहाँ पर क्या इफेक्ट देखती हैं? ये योजना किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, इसमें कितना पैसा दिया जाता है, इसके कारण क्या स्कूल में एडमिशन की दर बढ़ी है? सर बढ़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिविटी मेरे एरिया में एटलीस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कन्या सुमंगला योजना में एक ये प्रोविज़न है कि 2 ही बच्चे होने चाहिए। अच्छा। और वो हमारे यहाँ है नहीं। तो सर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिविटी नहीं है इसकी। अच्छा, पीएम कुसुम योजना क्या है और इसमें जो है
क्या किसानों को भी कुछ अपने पास से खर्च करना पड़ता है या सब कुछ उनको फ्री में ही मिल जाता है? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज है पीएम कुसुम किसानों को सोलर पैनल्स प्रोवाइड करने के से रिलेटेड है, बाकी बहुत डिटेल हमको नहीं पता है, सॉरी सर। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? आधुनिक चिकित्सा में इसका क्या मतलब रोल होता है? क्यों इतना ये टर्म हमेशा चर्चा में रहता है? सर स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें ये पोटेंशियल होता है कि वो अपने मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म की स्टेम सेल्स हैं वो पूरा का पूरा ऑर्गन या पूरा जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्रिएट कर सकती हैं। तो इसका यूज़ क्या आप देखती हैं फ्यूचर में क्या किया जा सकता है इसमें जो है? सर स्टेम सेल्स सबसे ज़्यादा तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वगैरह में बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि कैंसर सेल्स के रिमूवल में जो यूज़ हो रहे हैं स्टेम सेल्स उनमें बहुत पोटेंशियल है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है सर बहुत डिटेल नहीं पता। आप एक शिक्षिका हैं तो एआई का जो इम्प्लीमेंटेशन आपके स्कूल में किसी भी रूप में हो रहा है? सर एआई हम लोग जो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे रीड अलोंग ऐप है एक, तो उसमें है वो जो वर्ड्स हैं वो बच्चे रीड करते हैं, फिर वो उसके बाद वो बताती है, उसमें एक चैटबॉट टाइप का है, वो बताता है कि क्या फ्लुएंसी थी, कि जैसे जो निपुण लक्ष्य है उसमें एक दिया हुआ है मानक कि इस स्पीड में होना चाहिए। अच्छा। तो वो एआई चैटबॉट बाद में बता देती है कि आपकी ये स्पीड थी, इतने वर्ड्स गलत हुए। और सर और तो कहीं नहीं याद आ रहा है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में एक योजना शुरू की गई थी मुखबिर योजना, तो ये मुखबिर योजना किससे रिलेटेड है? सर हमको आइडिया नहीं है, सॉरी। अच्छा। आजकल ईवी वाहनों का जो है प्रयोग जो है बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जिस मतलब अनुपात में हमको ईवी दिखना चाहिए था उस अनुपात में रोड पे दिखती नहीं है। आज भी आप देखिए तो डीजल गाड़ियाँ, पेट्रोल गाड़ियाँ या सीएनजी का लोग अभी भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ईवी गाड़ियाँ क्यों नहीं लोग ले रहे हैं? सर जहाँ तक हम समझते हैं सबसे ज़्यादा मेजर जो इसका रीज़न है वो है वो चार्जिंग स्टेशंस, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। तो लॉन्ग घर में तो चार्ज कर ही सकते हैं, फुल चार्ज करके घर से निकले। सर जिनको लॉन्ग रन में जाना है, अच्छा। जैसे जो लिमिटेड एरिया में जा रहे हैं वो तो यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी यूज़ हो रही है, स्पेशली स्कूटीज़ वगैरह में तो काफ़ी अडेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। बट जो बड़े वाहन हैं जितने, वो उनकी अडेप्टेबिलिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि वो स्केप्टिकल हैं कि अगर कहीं बीच रास्ते में हम डिस्चार्ज हो गई तो हम क्या करेंगे। श्री अन्न का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? श्री अन्न सर कंफर्म नहीं है, शायद राजस्थान है। अच्छा। लहुरा देव एक प्राचीन स्थल है उत्तर प्रदेश का। जी सर। कहाँ पर है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है हमको इस टाइम, लेकिन मेसोलिथिक साइट है और यहाँ पे एग्रीकल्चर के सबसे पहले प्रमाण मिले थे। अच्छा, उत्तर प्रदेश जो है मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर प्रचार प्रसार भी किया जाता है। अभी रिसेंटली जो है जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें कम से कम 10-12 ऐसे मद बताए गए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। जी सर। तो हम आपसे अपेक्षा ये है कि 5 ऐसे मद हमको बताइए जिसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में टॉप पर है। सर सबसे पहले तो जनधन योजना में अकाउंट्स के नंबर पे है। ठीक है। और सर प्रोडक्शन में गेहूं में और दूध में प्रोडक्शन में फर्स्ट पे है। और सर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है उसमें भी टॉप पे है। और सर नहीं याद आ रहा है। अच्छा। जातिगत जनगणना जो होनी है, जो प्रपोज्ड है, शुरू हो जाएगी जल्दी ही, तो ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और इसके 2-3 पॉजिटिव पॉइंट और 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? आप किस दृष्टि से इसको देखती हैं? सर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पहले भी हुई है और होनी चाहिए। इससे पॉलिसी बनाने में ज़्यादा इजी होता है। थोड़ा डेटा फैक्ट्स के बेसिस पे जब पॉलिसीज़ बनती हैं तो पता चल सकता है कि क्या बेनिफिशरीज के क्या नीड्स हैं और क्या कितने हैं, क्या है। और सर पॉजिटिव्स तो यही है कि अगर जातिगत जनगणना हमारे हाथ में होगी तो हम बेटर पॉलिसी बना पाएंगे और टारगेट उनका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। और सर नेगेटिव यही हो सकता है कि सेपरेशनरी टेंडेंसीज लोगों में हो सकती हैं और उनके दिमाग में ये आ सकता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अच्छा, तो इसका पॉजिटिव साइड ज़्यादा स्ट्रांग है या नेगेटिव साइड ज़्यादा स्ट्रांग है? सर अगर प्रॉपर स्टडीज़ के साथ किया जाए तो पॉजिटिव ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में अभी कितने जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो क्रियाशील हैं? सर 4 हैं। कौन कौन से हैं?
कुशीनगर है, लखनऊ है, सब 2 नए आधार हैं। अच्छा, आप तो मतलब गांव में गरीबी और ये सब चीज़ें देख ही रही हैं, तो ये जो सब्सिडाइज्ड चीज़ें देने का सिस्टम है कि खाद पे भी सब्सिडी है, बाकी बीजों पे सब्सिडी है, कृषि उपकरणों पे सब्सिडी है, उसके अलावा मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है, बाकी और तरीके से भी जो है ये देश पर जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ उत्पन्न करते हैं। अगर आप देखिए बजट को जो है तो एक बड़ा भाग जो है सब्सिडी में जाता हुआ दिखाई देता है। तो क्या ये उचित है, ये देना चाहिए, या इसका कुछ और वैकल्पिक तरीका होना चाहिए जो है? सर जहाँ तक हम समझते हैं ज़रूरी तो है, क्योंकि एक तबका ऐसा आज भी है जो भूख और गरीबी से काफ़ी पीड़ित है। तो ज़रूरी तो है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है इसका इम्प्लीमेंटेशन सर बहुत इफ़ेक्टिवली नहीं होता है, क्योंकि वो बेनिफिशियरीज भी फ़ायदा उठाते हैं जो सक्षम हैं। और सर ग्राउंड लेवल पे हमने ये देखा है कि धीरे धीरे, क्योंकि हम उसी ग्राउंड में काम करते हैं, हमने खुद लोगों से बातें की हैं, तो उनके अंदर एक कहीं ना कहीं पता नहीं ये वर्ड यूज़ करना चाहिए कि नहीं, बट डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि वो मिल ही जाएगा काइंड ऑफ। तो वो स्ट्रगल नहीं, वो जो एंथुसियाज्म जो स्ट्रगल होनी चाहिए वो कम हो रही है सर। अगर आप जो है एसडीएम बनती हैं, ठीक है, और आप जो है एग्जैक्टली उसी तहसील में आपको पोस्टिंग मिलती है जहाँ पर आप अभी वर्तमान में हैं, तो सबसे पहले आप जो है 3 बड़े काम वहाँ पर क्या करेंगे? किन 3 बड़े क्षेत्रों पर जो है आपकी जो है प्राथमिकता रहेगी? सर क्योंकि मेरा अटैचमेंट बच्चों से ज़्यादा रहा है, तो सबसे पहले तो हम एजुकेशनल बैकग्राउंड्स पे जाके उनको ये मोटिवेट करेंगे कि जो खेती के काम है उसमें बच्चों को ना लगा के रेगुलरली स्कूल भेजा जाए। और सर दूसरा लड़कियों के लिए है कि उनको ये मोटिवेट किया जाए कि शादी ना करें और पहले बच्चों को एक लेवल पर पहुंचा के सेल्फ डिपेंडेंस बना दें और वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, फिर शादी वगैरह हो। और सर तीसरा है कि जो पॉवर्टी है उसको टैकल करने के लिए जो स्पेशली फीमेल्स हैं, क्योंकि माइग्रेशन बहुत है हमारे एरिया में, तो फीमेल्स इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं है, तो उनको स्किल डेवलपमेंट करके और उनको इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली थोड़ा कॉम्पिटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है इस बार? सर फर्स्ट है एसडीएम डिप्टी कलेक्टर और सेकंड है डीवाईएसपी, थर्ड एआरटीओ, फोर्थ एसीजीएसटी और फिफ्थ टीओ। आप डीवाईएसपी के लिए मतलब अपने आप को जो है सुटेबल पाती हैं, मतलब कोई समस्या तो नहीं? क्योंकि जैसे महिलाएं होती हैं, मतलब एक कॉमन जो है थॉट ये होता है कि हम उसको चौथी पांचवी प्रेफरेंस पे ले जाए, दूसरे पे ना रखें। पहले पे एसडीएम तो सभी लोग रखते हैं, तो आपने दूसरे पे रखा है, तो उसके लिए कोई खास आपने सोचा है? क्या वजह है इसके लिए, क्या आपकी सोच रही है? सर हमको ऐसा लगता है कि हमने ग्राउंड लेवल पे काफ़ी काम किया है, तो हम बेटर डील कर पाएंगे। और सर फिज़िकल कंपैटिबिलिटी अगर ना हैम्पर करे तो बाकी हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। बच्चों के साथ हमने स्टडीज़ अपनी परस्यू की हैं जॉब के साथ, तो टाइम की और इसकी तो दिक्कत हमको नहीं होगी, हमको आई एम श्योर। मैम चलिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आप डिप्टी एसपी, ठीक है, और प्राइमरी स्कूल के किसी टीचर को वहाँ के लोकल ने पकड़ के मार दिया और बात चल रहा है टीचर्स के बीच में और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके बीच में, तो आप किस तरीके से इस विवाद को सुलझाएंगे? सर सबसे पहले मैम तो जो टीचर्स का जो ग्रुप होगा या उनके जो लीडर्स होंगे उनको बुला के उनसे प्रॉपर पता करेंगे कि मैटर है क्या। उसके बाद उनको पहले अश्योर करेंगे कि उनको अपने लेवल पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद फिर जो लोकल्स में जो भी मैटर होगा उसको इन्वेस्टिगेट करके फिर जैसा होगा उस हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर एक सिचुएशन और क्रिएट करते हैं। ऐसा सपोज़ करिए कि टीचर ने किसी बच्चे को, छात्र को ज़्यादा मार दिया था, जिसकी वजह से वो उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, और इस चक्कर में जो वहाँ के लोकल्स थे उन्होंने उस टीचर को मार दिया। और अब क्या होगा आपका स्टेप? मैम सबसे पहले फिर वही कि टीचर को पहले तो प्रोटेक्शन देंगे कि आगे जो भी उसको मेडिकल एड चाहिए या जो भी चाहिए, जिस लेवल का उसकी इंजरीज़ हैं, और फिर गार्जियन से बात करेंगे, उनको अश्योर करेंगे कि टीचर ने अगर गलत किया है तो उसके खिलाफ जो भी एक्शंस होने चाहिए लीगल लेवल पे वो होंगे। और फिर सर मैम जो हमारे हायर ऑफिशियल्स होंगे, सीनियर्स होंगे, उनसे रिपोर्ट करके फिर जिस तरीके से भी प्रोसीडिंग्स होती होंगी वो करेंगे उनके खिलाफ फिर। ठीक है,
अच्छा, एक बात बताइए, जब बच्चों की ग्रोइंग एज होती है तो उनके बिहेवियर में चेंज किया जाता है थ्रू पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, ठीक है, चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन एज अ टीचर आपको ये अथॉरिटी दी ही नहीं गई है कि आप किसी भी स्टूडेंट को फेल कर सके या उनको फियर दिखा सके फेल का। तो क्या इससे बच्चों की स्टडीज़ पे इफेक्ट पड़ता है? मैम पर्सनली तो मुझे लगता है पड़ता है, लेकिन फेल करने का तो नहीं लगता मुझे। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में एक ये मुझे लगता है कि एक बेटर चीज़ होनी चाहिए, इंसेंटिवाइज भी नहीं करते हैं। ठीक है, फेल नहीं करना है वो, क्योंकि फिर वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे। वो मुझे पता है कि अगर फेल 1 से 2 बार हुए तो वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे, तो फेल करना तो मुझे भी नहीं लगता सही है। लेकिन एटलीस्ट जो बेटर कर रहे हैं उनको कुछ ऐसा इंसेंटिव मिले, स्कॉलरशिप मिल जाए, कोई किसी फाइनेंशियली स्पेशली, क्योंकि जिस एरिया में हमें वहाँ मनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे मोटे गिफ्ट्स तो हम लोग भी देते हैं बट वो उतने इफेक्टिव नहीं है। तो फाइनेंशियल अगर इंसेंटिव मिलने लग जाएंगे तो जिनको नहीं मिल रहा है वो अपने आप मोटिवेट होंगे कि नेक्स्ट टाइम हमको भी करना है। यस, तो रिवॉर्ड के और पनिशमेंट जहाँ तक है तो फेल करना तो पनिशमेंट, मैंने बताया कि मुझे पता है कि उसके आगे क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेज, वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे, उनको लगेगा हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वी आर नॉट मेड फॉर स्टडीज़, लेट्स गो समवेयर एल्स, वैसा हो जाएगा। मैम जितना मेरी समझ में आता है गरीबी का मुख्य कारण गरीबी ही है। वो एक नक्शे की साइकिल जो कहते हैं हम लोग को बनी हुई है, और उनको नहीं मिल रहा है उस तरीके का माहौल, उस तरीके की चीज़ें, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। और क्योंकि एजुकेशनली वो नहीं इतने कैपेबल हैं, क्योंकि हमने अपने स्कूल में देखा है, हम जब पहुँचे हैं तो, क्योंकि पहले तो सेटल होने में टाइम लगता है, फिर हमने सबसे पहले एक क्लास रखी थी जिसमें पूछा था बच्चे बनना क्या चाहते हैं। तो मैम बहुत अजीब आंसर्स आए थे, उनको टीचर के अलावा कुछ पता ही नहीं था, कोई और ऑप्शन हो सकता है ये पता ही नहीं था। तो अब तो धीरे धीरे करके काफ़ी हमने किया है। इवन उनके घर जो सीनियर्स हैं, जैसे बच्चों के जो एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उनको मोटिवेट करके एटलीस्ट हम बलरामपुर कॉलेज तक, MLK तक लेके आ पाए हैं कि आप आगे पढ़िए, बनने के चांसेस हैं, पुलिस भी है, डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं। ये बताने में ही काफ़ी टाइम लग गया हमको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि उनको ये पता हो कि हम आगे बढ़ सकते हैं। गरीबों के दिमाग में ये है ही नहीं, उन्होंने मान रखा है कि नहीं ये तो हमारी डेस्टिनी है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। वो कंडीशनिंग टाइप की हो गई है कि ये हम कुछ नहीं कर सकते। तो गार्जियंस के साथ भी बहुत हम तो, क्योंकि हम इंचार्ज भी हैं अपने स्कूल के, मेरी ज्वाइनिंग हुई तुरंत ही शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ, तो मेरी ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ही इंचार्ज में आ गए थे हम। तो मेरी बहुत ज़्यादा उनके साथ मतलब डीलिंग होती रहती है, बातचीत होती रहती है। PTMs हम लोग को हर महीने करनी होती है, तो उसमें भी मेरा यही दिमाग जितना चलता है वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं अगर हम आए हैं यहाँ तक तो आप भी आ सकते हो। बच्चों से हम हर साल जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले यही पूछ लेते हैं क्या बनना है, ताकि सपने तो देखें फिर बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, हम जब प्लेटो की बात करते हैं तो उन्होंने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया था। यस मैम। क्यों किया था? मैम उनका मानना था कि उन्होंने 3, जहाँ मैंने रिवाइज़ नहीं किया है अभी जल्दी में, लेकिन जहाँ तक हमको याद है कि उन्होंने 3 सेक्शंस बांट दिए थे कि 3 लेवल्स हैं ह्यूमन बींग्स के इंटेलेक्ट के। तो उनका मानना था कि जो हाईली इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ही रूल करें तो बेटर होगा। डेमोक्रेसी उनके नज़र में डिज़ास्टर्स हो सकती थी अगर इंटेलेक्चुअल लोग नहीं आते हैं या नहीं चूज़ करते हैं डेमोक्रेटिकली। तो क्यों डिज़ास्टर होगी, कैसे? मैम बहुत डिटेल पढ़ी नहीं है तो मैं हम आपको एक सीन बताती हूँ जो आपने अगर पढ़ा होगा तो ज्ञान होगा आपको। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए 2 लोग खड़े हैं, एक डॉक्टर खड़ा है, ठीक है, और एक कैनी मैन खड़ा है, और जो जनता है दे आर फुली अनअवेयर, ठीक है, उनको इतना पता ही नहीं है। डॉक्टर आया, उसने कहा कि मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा। कैनी मैन आया, उसने कहा मैं आपको टॉफी ऑफर करूंगा। तो अब जो अनअवेयर हैं वो कैनी मैन चुनेंगे, वोट करेंगे, कैनी मैन को चुनेंगे। तो अभी आप इस कहानी से क्या समझ रही, थोड़ा सा बस मुझे एक्सप्लेन करिए डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में। मैम वही वो मानते थे कि अगर जैसे, क्योंकि उनका मानना था कि जो पब्लिक है, जो जनता है, वो उसमें इंटेलेक्चुअल अपग्रेडेशन इतना नहीं है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा दूर का नहीं सोच पाते हैं। उनको तुरंत के जो फ़ायदे होते हैं, जो दिख रहे होते हैं, उस बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सही हो। तो इसीलिए वो मानते थे कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी नहीं है। आज के कंटेक्स्ट में आप क्या कहेंगे? आज भी लोगों को लुभाने के लिए, वोट बैंक के लिए यस मैम चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो मैम 100% तो नहीं कहेंगे कि एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल है।
हम लोग अपने आसपास के सीन्स में देखते ही हैं कि ऐसा होता है। लोग इनकॉम्पिटेंट लोग भी मतलब इलेक्ट होके आ जाते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि वो फ्रीबीज और ये जो लोक लुभावने वादे करते हैं उस लेवल पे। बट क्योंकि अब एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इसमें अवेयरनेस जनरेशन में, तो धीरे धीरे कम हो रही है, बट 100% नहीं है ये तो नहीं कह सकते। तो जागरूकता बढ़ रही है मैम, लेकिन हाँ अभी ज़रूरत और है। अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। यस मैम, पता भी होना चाहिए। सिर्फ अधिकार ही नहीं, जो जिसको वो इलेक्ट कर रहे हैं वो किस साइड जाएगा वो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की बात करें तो उसके मेन पिलर्स कौन कौन से होते हैं? राइट टू स्पीच है मैम सबसे इम्पोर्टेंट, और अभी तो इतना याद आ रहा है मैम, सॉरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की अगर हम हाँ बात मैम, ये करें भी है। तो जुडिशरी को लेकर आप क्या कहेंगे? जुडिशियल एक्टिविज्म। मैम जुडिशियल एक्टिविज्म तो थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ आता है। जुडिशियल एक्टिविज्म मेनली उसी को कंसिडर किया जाता है जब जुडिशरी एज एन एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर एक्ट करने लगती है, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जाके डिसीजंस लेती है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म के अंडर लिया जाता है। तो अगर जुडिशरी अगर आपकी बोल ले, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी रेरा में बोला या फिर दिल्ली पॉल्यूशन को लेके बोला, तो आपको लगता है ये गलत है सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस? मैम एज़ पर अगर जहाँ तक एज़ फार एज वो गाइडलाइंस दे रही है, डायरेक्शंस दे रही है जुडिशरी कि आप बनाइए ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आप